गुड मॉर्निंग जी। राइट डाउन द हेडिंग पॉजिटिव ओवरलैप। लास्ट क्लास के अंदर हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब ऑर्बिटल्स के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। ठीक है जी, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है तो बन जाता है आपका सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जब ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, लेटरल ओवरलैपिंग होती है और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है तो इसलिए पाई बॉन्ड हो जाता है। अब आप देखो पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, जीरो ओवरलैप डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है? बड़ा सिंपल सा केस है पॉजिटिव ओवरलैप का। अगर दो ऑर्बिटल्स आप ओवरलैप करा रहे हो, अगर आप दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करा रहे हो तो दोनों ऑर्बिटल्स का फेज सेम होना चाहिए, वो पॉजिटिव ओवरलैप कहलाता है। प्लस प्लस से ओवरलैप करेगा, माइनस माइनस से ओवरलैप करेगा। प्लस और माइनस से कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आप सोचो प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, या प्लस और माइनस को मैथमेटिक्स वाले कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स मत कर देना। या आप बोलोगे सर माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, प्लस 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 ही रहता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाने आपने। प्लस और माइनस का मतलब है फेज, फेज ऑफ अ वेव। तो प्लस प्लस से ओवरलैप करेगा, माइनस माइनस से ओवरलैप करेगा। तो पहला आप एसएस ओवरलैप देख लो, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव फेज, न्यूक्लियस पॉजिटिव फेज, इनमें ओवरलैप करेगा। ये आपका हो गया पॉजिटिव ओवरलैप। ठीक है जी, ये हमने एसएस देखा है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड पीपी देख, एसपी देखते हैं अब। एसपी ऊपर लिख लेना, एस एस जो बनाया था वही देख रहे हैं, पॉजिटिव तो वही रिपीट कर रहे हैं, नेगेटिव अलग देखोगे आप लोग। हाँ जी बोलो। नहीं, वापस नहीं करा रहा, अभी आप देखना थोड़ा सा। ये तीन चीज़ रिपीट होगी, नेगेटिव में आपको बिल्कुल नया देखने को मिलेगा। एसपी ओवरलैप कराते हैं, ये आपका एस ऑर्बिटल पॉजिटिव फेज। पॉजिटिव ओवरलैप के लिए क्या बताया था मैंने? सेम फेज वाले ओवरलैप करते हैं, तो पॉजिटिव मैंने इसके सामने ही रखा हुआ है। इनके बीच में ओवरलैप कराओगे, सही है। हाँ जी बोलो, चल ही रहा है। क्या इधर पॉजिटिव ओवरलैप होगा नीचे वाले में? होगा ना भाई, सेम फेज वाले ओवरलैप करा रहे हैं। क्या ये पॉजिटिव ओवरलैप है? क्योंकि सेम फेज है, माइनस माइनस। क्या ये पॉजिटिव ओवरलैप है? प्लस प्लस से ओवरलैप करा रहा हूँ, सेम फेज है, ओवरलैप है। क्या ये पॉजिटिव ओवरलैप है? सेम फेज है, माइनस प्लस ये ओवरलैप कर गया, माइनस प्लस। ठीक है ना, तो पॉजिटिव ओवरलैप के अंदर क्या होता है, आप सेम फेज वाले ऑर्बिटल ओवरलैप कराते हो, प्लस प्लस से ओवरलैप करेगा, माइनस माइनस से ओवरलैप करेगा। जरा इसे कॉपी करो, फिर नेगेटिव ओवरलैप देखते हैं। ये है पॉजिटिव ओवरलैप।
अरे हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं देख रहे हैं, हम बस पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप देख रहे हैं। अगर आप इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लोगे, लेट्स से इसे जेड ही बोल दो, तो पी एक्स हो गया ये, फॉर एग्जाम्पल ये पी वाई हो गया। मैं सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस प्लस से ओवरलैप कर रहा है, माइनस माइनस से ओवरलैप कर रहा है, तो ये पॉजिटिव ओवरलैप है। ठीक है, इसको अगर आप जेड एक्सिस मान लो, इसको आप एक्स एक्सिस बोल दो। क्या ये पॉजिटिव ओवरलैप है? देखना जरा, डायरेक्ट ओवरलैपिंग ही बना रहा हूं। क्या ये है पॉजिटिव ओवरलैप? अगर आप इसे z एक्सिस बोल दो, अगर आप इसे z एक्सिस बोल दो तो इसे x बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा ना। तो मैंने y एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग कराई है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप कर रहा है, पॉजिटिव ओवरलैप। ठीक है ना। तो पॉजिटिव ओवरलैप का सिंपल मतलब यही होता है कि सेम फेज वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, प्लस प्लस से ओवरलैप करते हैं, माइनस माइनस से ओवरलैप करते हैं, पॉजिटिव ओवरलैप कहलाता है। करो जल्दी से कॉपी से आप। इतना कर दो, क्यों भाव खा रही हो? नेगेटिव ओवरलैप, दैट वाज सम टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, नेगेटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप के बारे में बात करते हैं। आप मुझे बताना कि नेगेटिव ओवरलैप है ये, प्लस माइनस, क्या ये नेगेटिव ओवरलैप है? क्या ये नेगेटिव ओवरलैप है? क्या ये नेगेटिव ओवरलैप है? चलो जी, बढ़िया। एक और बना देता हूँ। हाँ, मैंने ओवरलैपिंग नहीं दिखाया, रिजल्टेंट बना दिया आपकी बार। हाँ, एक और देखो। क्या ये नेगेटिव ओवरलैप है? ठीक है ना, प्लस माइनस से ओवरलैप करेगा तो ये आपका नेगेटिव ओवरलैप में चला जाएगा। इसे बोलते हैं जीरो ओवरलैप। ठीक है जी। आपको अगर S को P के साथ ओवरलैप कराना है तो आपको इसी तरीके से ही कराना है, ऐसे नहीं कराना, ये जीरो ओवरलैप में आ जाता है। ठीक है जी। और एक और है जीरो ओवरलैप। देखो, मान लो ये आपका PX है, ये भी PX है और सेम फेज में है, प्लस प्लस ऊपर माइनस माइनस, ये लो चलो, प्लस प्लस ऊपर, कैप ऊपर, माइनस माइनस नीचे, तो ये ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, दोनों x थे, ये भी px था, ये भी px था। अब इधर देखो, ये px है बट ये py है। अब इसे ओवरलैप कराना है, क्या होगा ये? तो ये जीरो ओवरलैप की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है जी। तो जीरो ओवरलैप यहाँ बना रहा हूँ। मान लो ये आपका x एक्सिस है, प्लस माइनस, ये हो गया आपका px, ये आपका हो गया px। जी बोलिए। ये हो गया आपका पी वाई, ये आपका जीरो ओवरलैप के अंदर आ गया। हाँ जी बोलो भाई। हाँ है, कहीं से भी पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है। ये मतलब वो तो अगर वाई एक्सिस का है वो, तो वो भी वाई एक्सिस का। अभी इसमें कोई एक्सिस ही नहीं होती, एक्सिस में कोई एक्सिस का कोई रोल ही नहीं होता है। स्फेरिकल को रख दो आप कहीं पे भी, ओरिजिन में रख दो, तीनों एक्सिस निकल रही होंगी। कोई स्पेसिफिक, ये नॉन डायरेक्ट एस ऑर्बिटल आपका डायरेक्शनल नहीं होता है, ये आपके डायरेक्शनल होते हैं, पीडीएफ। इसके बाद आप हेडिंग डालो। पहले मैं आपको एक टॉपिक करा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़े। जहाँ पे आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हेडिंग डाली थी ना, वहाँ पे उसी के नीचे एक सब हेडिंग बना लो, उसी के नीचे सब हेडिंग बना लो इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। जहाँ से आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करी है, जहाँ से आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करी है, बहुत आगे चले गए। इसी के नीचे सब हेडिंग बना लो इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आपने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी वो आपने ऑर्बिटल के टर्म्स में पढ़ी थी, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के टर्म्स में पढ़ी थी। और मैंने आपको क्या बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, यही पढ़ा था ना आप लोगों ने, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो हमने S2 बॉन्ड फॉर्मेशन भी देख लिया, HF भी देख लिया, F2 भी देख लिया, फिर सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ा, O2 की फॉर्मेशन भी देख ली, N2 की फॉर्मेशन भी देख ली, ठीक है। अब हम फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन को समझेंगे बट एनर्जी की टर्म्स में। तो लिखो ज़रा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही सारा चल रहा है। लिखो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कॉन्सिडरेशन, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कॉन्सिडरेशन। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कॉन्सिडरेशन, ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कॉन्सिडरेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2। दो हाइड्रोजन ले लो, एक को आप Ha बोल दो, दूसरे को आप Hb बोल दो, सही है। ये बस मैंने अलग अलग दिखाने के लिए लिखा है, दो हाइड्रोजन को अलग दिखाने के लिए ऐसा करा है मैंने। तो जो इसका न्यूक्लियस होगा वो Na हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो Ea हो जाएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है, Ea लिख दिया। इधर जो न्यूक्लियस होगा वो Nb होगा, इधर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो Eb होगा, सही है। अभी दोनों हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, अभी दोनों हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, बहुत दूर दूर है। मतलब इतने दूर है कि दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन है ना तो कोई रिपल्शन है, इतने दूर है, ठीक है ना। तो एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें देखना है। इसके नीचे है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट के अंदर बहुत कुछ आता है, मतलब बॉन्ड एंगल भी आ जाता है, बॉन्ड लेंथ भी आ जाती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ वो बॉन्ड लेंथ ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेंशन कर रहा हूँ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को है। बॉन्ड लेंथ से पहले नहीं, सॉरी बॉन्ड लेंथ मत लिखो, उसे डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस R, ठीक है जी, दो एटम के बीच का डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ तो स्पेसिफिक हो जाएगा। और इधर लिखो आप एनर्जी, ठीक है। मैंने क्या बोला, अभी दोनों हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। दोनों हाइड्रोजन एटम जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उसकी कुछ एनर्जी ये होगी, ये रहा हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट है और इसकी एनर्जी अभी ये है। दोनों के बराबर है, दोनों की एनर्जी। अरे दोनों हाइड्रोजन एटम की इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब R बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दोनों एटम की एनर्जी बराबर है, कितनी है, इतनी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब दोनों हाइड्रोजन एटम को आप पास लाना शुरू करो। तो जब आप दोनों हाइड्रोजन एटम को पास लाना शुरू करोगे तो दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो देख लेते हैं पॉसिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉसिबल फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या क्या है यहाँ पर, बताओ क्या क्या है। पॉसिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना, पॉसिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना। अरे दो हाइड्रोजन एटम के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा तो कौन से पॉसिबल अट्रैक्शन होंगे, देख के बताओ। अरे हाँ, तो किसका न्यूक्लियस किसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन। और कोई पॉसिबल अट्रैक्शन नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये वाला मत काउंट करना, ये तो पहले से एग्जिस्ट करेगा, चाहे हाइड्रोजन एटम पास हो चाहे दूर हो। तो Eb और Nbe, सही है। ये पॉसिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर पॉसिबल फोर्स ऑफ रिपल्शन लिखना हो तो क्या क्या बनेगा बताना। पॉसिबल फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर आप लोगों को लिखना हो तो क्या क्या बनेगा, Na और Nb, न्यूक्लियस भी रिपल करेंगे, Ea और Eb इलेक्ट्रॉन भी रिपल करेंगे, ठीक है। तो अभी दोनों हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होने की वजह से
दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन है ना तो कोई रिपल्शन है। अब दोनों एटम पास आना शुरू कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो पास आते जाएंगे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट हो जाएगा और एक ऐसा स्टेज आ जाएगा, एक ऐसा डिस्टेंस आ जाएगा जब दोनों एटम के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, अब पास आ रहे हैं, पास आते आते इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट होना शुरू हो रहा है। ऐसे कैसे करते 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 एक ऐसा डिस्टेंस आ जाएगा जिस डिस्टेंस पे, मतलब उस डिस्टेंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाएगा। और जिस डिस्टेंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाएगा वो डिस्टेंस आपका बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली बनाते हैं एक बारी। अभी एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो इनकी एनर्जी दोनों की बराबर थी। ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम पास आने लग गए इनकी एनर्जी घटने लग गई। देखो डिस्टेंस भी घट रहा है, एनर्जी भी घट रही है, डिस्टेंस भी घट रहा है, एनर्जी भी घट रही है, और एक ऐसा डिस्टेंस आ गया जब एनर्जी मिनिमम हो गई। बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, जीरो नहीं करोगे, जीरो करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये वो डिस्टेंस है जहां पे हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड बना लिया है। इस डिस्टेंस पे हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड बना लिया है और इसी डिस्टेंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बैलेंस भी कर गए हैं, है ना। यहां तक क्लियर हो गया। बट आप सोच रहे हो कि सर हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो आ गए हैं, जिस डिस्टेंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बैलेंस हो चुका है, अगर मैं उससे आगे जाने की कोशिश करूं तो क्या होगा। तो अगर आप इस डिस्टेंस से, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से और पास जाने की कोशिश करोगे, एटम को और पास लाने की कोशिश करोगे, एटम एक दूसरे में पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर घुसना शुरू हो जाएंगे। और जब एटम पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो डोमिनेट कर जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा और सिस्टम की एनर्जी स्टीपली राइज कर जाएगी। ठीक है जी, एक पॉइंट बताया था आपको इसी चैप्टर के अंदर, बताया था कि जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। दो हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो सिस्टम, ध्यान समझना, इन दोनों की एनर्जी घट रही है, घट रही है तो रिलीज ही हो रही होगी, तभी तो घट रही है ना। तो दोनों हाइड्रोजन एटम जैसे जैसे पास आ रहे हैं एनर्जी घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, और इस पॉइंट पे आपका बॉन्ड बन गया। तो इस पॉइंट पे जितनी एनर्जी घटनी थी वो घट चुकी है, या आप ये कह सकते हो जितनी एनर्जी रिलीज होनी थी वो रिलीज हो चुकी है। तो ये जो मैंने आर, ये जो मैं आर लिख रहा हूं आपके आगे, इस आर को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, और मैंने आर ई लिखा है। आर ई का मतलब है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अब ये वर्ड इक्विलिब्रियम क्यों लगाया मैंने, ठीक है ना, खाली डिस्टेंस क्यों नहीं बोल सकता था, खाली बॉन्ड लेंथ क्यों नहीं बोल सकता था। तो बॉन्ड लेंथ के आप डेफिनेशन को समझो। पहले आप लोगों को सिखाया गया है कि दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड, दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बॉन्ड लेंथ बोला जाता है, ये सीखा आप लोगों ने। बट द एक्चुअल पॉइंट इज, अगर आप दो हाइड्रोजन एटम लो और उनके बीच के बॉन्ड के बारे में बात करो तो दोनों हाइड्रोजन एटम ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो देखो सर आप, ये एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये वाला हाइड्रोजन कभी यहां जा रहा है कभी यहां जा रहा है, ये वाला हाइड्रोजन एटम भी कभी यहां जा रहा है कभी यहां जा रहा है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करूं तो बॉन्ड लेंथ के लिए डेफिनेशन आप लोगों ने कभी सुनी होगी, एक एटम के सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। बट मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों हाइड्रोजन एटम ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट करेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई या घट गई, मैं कौन सी लूं बॉन्ड लेंथ, है ना। तो हम मीन पोजीशन से बॉन्ड लेंथ को उठाएंगे, यानी कि जिस पोजीशन के रिस्पेक्ट पे एटम आपका ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और जिस पोजीशन के रिस्पेक्ट पे एटम आपका ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इन पोजीशंस के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी, तो एक्चुअली में आपने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा है कि जब दो एटम्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ हम मीन पोजीशन से निकालते हैं। मीन पोजीशन का मतलब जिस पोजीशन के रिस्पेक्ट पे दोनों एटम वाइब्रेट कर रहे हैं। ये तो एक कॉन्सेप्ट है कि एटम वाइब्रेट करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है एटम रोटेट भी करते हैं, मतलब H2 मेरा ऐसे वाइब्रेट भी कर रहा होगा और रोटेट भी कर रहा होगा। ये पहले भी सिखाया था शायद आप लोगों को मैंने। दो मोशन हो गए, वाइब्रेशनल भी हो गया, रोटेशनल भी हो गया। अब आपको पता है कि गैसेस तो रैंडम डायरेक्शन में घूमती रहती है, जिगजैग डायरेक्शन में। तो वाइब्रेशन,
रोटेशन और ये आपका लीनियर मोशन। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मॉलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर पे हर पॉसिबल टाइप के मोशन शो कर रहे होते हैं। तो यहां से बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसे ही बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। और जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी ही एनर्जी हम सप्लाई करते हैं बॉन्ड तोड़ने के लिए। ठीक है जी, हायर क्लासेस के अंदर आप पढ़ेंगे इस डायग्राम को, मोस्ट पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है जी, तो ये आर ई बेसिकली क्या है? आर ई बेसिकली क्या है? इक्विलिब्रियम। आर ई इज बेसिकली इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, जिसको आप लोगों ने बोला है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का एक्चुअल मीनिंग आपको पता लग गया है। ठीक है जी, और एट आर ई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एट आर ई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये तो हाइड्रोजन के केस में हो गया। इतना समझ आया आपको? इतना समझ आया आपको? नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ में आया भाई? मैंने बोला नहीं था कि एटम आपके पास आते रहेंगे, पास आते रहेंगे, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बैलेंस कर जाएगा, हाइड्रोजन एटम के अंदर बॉन्ड बन जाएगा। तो उसको तो लिखा है मैंने, लिखा ही तो है बस, कुछ समझाया थोड़ी ना, यहाँ पे समझाई हुई चीज़ को बस लिखी है मैंने यहाँ पर। और आर ई क्या होता है? आपका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, जिसके रिस्पेक्ट पे आपके एटम वाइब्रेट कर रहे थे। एटम बाहर भी जा रहा है तो इसके हिसाब से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, एटम अंदर भी आ रहा है इसके हिसाब से बॉन्ड लेंथ घट रही है। तो भाई बॉन्ड लेंथ बार बार चेंज तो नहीं करोगे आप लोग, वरना तो परेशान हो जाओगे। तो एक मीन पोजीशन से हम बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही की पॉइंट्स बना के लिख दिए मैंने। ठीक है जी, तो ये तो फॉर्मेशन ऑफ H2 हो गया, ये फॉर्मेशन ऑफ H2 हो गया। अगर मैं आप लोगों से नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2 के बारे में बात करूं तो नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2 कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? ऑर्बिटल के टर्म्स में तो आपने एक्सप्लेन कर दिया था भाई। ऑर्बिटल के टर्म्स में आप लोगों ने क्या सीखा था? अगर दो एटम्स के बीच में आप बॉन्ड बनाना चाहते हो तो दोनों एटम्स के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करना पड़ेगा, यही सीखा था। हीलियम के केस में तो वो फुल्ली फिल्ड थे ऑर्बिटल, तो वहां ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं थी। तो वो ऑर्बिटल के टर्म्स में हमने सीख लिया था कि वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि He2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, मुझे एनर्जी की टर्म से बताओ। तो देखो इधर दो हीलियम है, पहले वाले हीलियम को A बोल देते हैं, दूसरे वाले हीलियम को B बोल देते हैं। इसका न्यूक्लियस Na, इसका इलेक्ट्रॉन Ea1, इसका इलेक्ट्रॉन Ea2, दो इलेक्ट्रॉन है ना। इसका इलेक्ट्रॉन Eb1, इसका इलेक्ट्रॉन Eb2, इसका न्यूक्लियस Nb। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखो पहले, कौन कौन से अट्रैक्शंस होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या क्या हो सकते हैं बताना? Na और Ea1, सॉरी Eb1, Na Eb2, Nb Ea1, Nb Ea2। इसके अलावा कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा ना, नीचे लिख रहा हूं, इसी का यहां नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लिखो। अब क्या क्या होगा रिपल्शन में? एक तो Na-Nb होगा, दोनों के न्यूक्लियस रिपेल करेंगे। Ea1 Eb1, Ea2 Eb2, Eb Ea1 Eb, अच्छा सॉरी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका Ea2 Eb1 Ea2 Eb2। जरा देखना, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया, पॉसिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया आपने, पॉसिबल फोर्स ऑफ रिपल्शन कैलकुलेट कर लिया, और आप देख सकते हो
कि अगर दो हीलियम एटम को आप पास लाने की कोशिश करोगे फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो एटम पास आना तो नहीं चाहेंगे, दूर भागना चाहेंगे, तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ठीक है जी, तो ये एनर्जी के टर्म्स में हमने बात करी है। तो इसे यहाँ से ऑर्डर से उतारना, हेडिंग इज दिस, ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे, वो डायग्राम हो गया आपका, फिर आपका नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम, सॉरी नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2, फिर ऐसे हो गया। 2 लाइन मैं लिखवा देता हूँ, इतना करें आप कॉपी पहले। ठीक है, एक लाइन आप ऐड कर लो जो लास्ट अभी लिखा है सॉरी। एज फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एज फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हीलियम के बारे में बात हो रही है, He2 के बारे में बात हो रही है। एज फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, therefore there will be no bond formation, therefore there will be no bond formation। ठीक है जी, as force of attraction, sorry, as force of repulsion is greater than the force of attraction, therefore there will be no bond formation। एक डेफिनेशन लिख लो बॉन्ड एंथैल्पी की। the energy required to break 1 mole, the energy required to break 1 mole, the energy required to break 1 mole of bonds of the same kind, then मतलब बॉन्ड सेम ब्रेक होना चाहिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है जी, बॉन्ड एसोसिएशन, हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी। और एक चीज़ और पॉइंट नोट करने वाली बात यह है, मैंने लिखवाया है सेम काइंड ऑफ बॉन्ड, ये भी मैंने लिखवाया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो, सम इम्पॉर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सम इम्पॉर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सम इम्पॉर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। इसमें पहला लिखो आप बॉन्ड लेंथ, पहली टर्म लिखो बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बारे में आप लोग समझ चुके हो, बस डेफिनेशन लिखनी है। लिखो द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, आ गया ना वर्ड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the centers of the nuclei, the equilibrium distance between the centers of the nuclei of the two bonded atoms, the equilibrium distance between the centers of the nuclei of the two bonded atoms is called its bond length, is called its bond length। ठीक है जी, दो एटम के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोला जाता है, और डिस्टेंस भी कौन सा वाला होना चाहिए, इक्विलिब्रियम वाला होना चाहिए। वो सारा कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से सीखा है। अगर आप एग्जांपल समझना चाहो, Cl2 ले लो आप, तो एक क्लोरीन हो गया, ओवरलैपिंग करा दो, दूसरा क्लोरीन हो गया। अगर कोवलेंट बॉन्ड मानूं मैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आपका बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। और किसकी है, क्लोरीन की होगी। ठीक है जी, ये आपका बॉन्ड लेंथ कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl2। ठीक है जी, और अगर आप रेडियस निकालना हो क्लोरीन का, तो बॉन्ड लेंथ आप ले लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। अरे बाप रे बाप, ये एक एटम, ये एक दूसरा एटम, इसे क्लोरीन कह लो, इसे क्लोरीन कह लो। बोर हो गए हाइड्रोजन देखकर। इधर देखो आप, क्लोरीन इधर भी वाइब्रेट कर सकता है, इधर भी वाइब्रेट कर सकता है। ये वाला क्लोरीन भी इधर भी वाइब्रेट कर सकता है, इधर भी वाइब्रेट कर सकता है।
और ये भी ध्यान रखना, ये बॉन्ड है इधर, ये Cl2 के बारे में बात हो रही है, Cl2 के इंडिविजुअल क्लोरीन के बारे में बात हो रही है। और मैंने आपको क्या सिखाया, दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोला जाता है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस। तो जब एटम इधर चला जाएगा और एटम इधर चला जाएगा तो दोनों के न्यूक्लियस दूर चले गए, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई। ये क्लोरीन एटम पास आ गया, ये क्लोरीन एटम पास आ गया, दोनों के न्यूक्लियस पास आ गया, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। तो पहले वाले केस में बॉन्ड लेंथ बड़ी है, दूसरे वाले केस के अंदर बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो मैं कौन सी बॉन्ड लेंथ लूँ? तो उसी के लिए मैंने बोला कि जिस पोजीशन से क्लोरीन आपका वाइब्रेट कर रहा है, जिस पोजीशन से आपका क्लोरीन वाइब्रेट कर रहा है, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। और इसे ही बोलते हैं, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो। इसका एवरेज निकालेंगे तो पोजीशन निकल जाएगा। अरे क्यों निकालेंगे एवरेज यार, मतलब कैसे इतनी कहानी समझा चुका हूँ 2 बारी, फिर वही एवरेज कहाँ से आ जाएगा? जब तुमको बोल दिया है कि ये वाला डिस्टेंस लेना है, खत्म। तुम ये भी छोड़ दो कि एटम इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सब कुछ छोड़ दो। यहाँ से लेके गलती कर दी मैंने, कॉन्सेप्ट बता के ये वाला तुम्हारे को नहीं बता रहा, तुम यही मान के चलते एटम स्टेशनरी है, तो भी आंसर सही था बॉन्ड लेंथ का। अब आगे लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। पहला फैक्टर लिखो साइज ऑफ द एटम, पहला फैक्टर लिखो साइज ऑफ द एटम। पहला फैक्टर इज साइज ऑफ एटम। इधर देखो जरा, हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड, हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड, हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड, हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड। ठीक है, इधर देखो आप, हाइड्रोजन तो सब में सेम है। हेलोजन के अंदर जैसे जैसे आप ग्रुप के नीचे जाओगे एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा। तो जब एटम का साइज बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। तो देखो, एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। मेरा पेन है। ठीक है जी, ये उतारो आप और इसमें लिख लो एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताना, एक आप बड़ी स्टिक लो और उसको ब्रेक करो। बड़ी स्टिक ले ली आपने, उसको ब्रेक करना है, कर पाएंगे आप? ब्रेक कर देंगे? ऐसे कर दोगे है ना, टूट जाएगा। और अब ये छोटी स्टिक ले लेते हैं, क्या इसे ब्रेक कर पाओगे? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा? और इसको अगर ब्रेक करना हो तो और ज़्यादा। तो बॉन्ड लेंथ अगर बड़ी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड की मजबूती कम हो जाएगी। तो बॉन्ड की जब मजबूती कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो आपको बॉन्ड एंथैल्पी भी कम सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन गया है, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है ना। ठीक है जी, पहला रिलेशन ये बन गया। और दूसरा है, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। ठीक है ना। अगर ये ज़्यादा तो वीक हो जाएगा बॉन्ड, ये ज़्यादा तो एनर्जी भी कम सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी, पहला फैक्टर अच्छे समझ में आ गया। आगे लिखो, सेकेंड फैक्टर लिखो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। सेकेंड फैक्टर लिखो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, देखो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो एटम्स के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे ना, एटम उतने ही पास आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? दो एटम्स के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे एटम उतने ही पास आ जाएंगे। तो एटम पास आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी घट जाएगी?
अरे नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपने बढ़ा दिया दो एटम्स के बीच में, मैंने कहा एटम उतने ही पास आ जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ घटी या बढ़ी? घटी। तो बॉन्ड लेंथ जब घटेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सबसे छोटी होती है। डबल बॉन्ड की बड़ी होती है, सिंगल बॉन्ड की और बड़ी होती है। ठीक है जी, ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और ये है आपका ऑर्डर, नीचे लिख रहा हूं हेडिंग, आप ऊपर लिखना, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है जी, दो फैक्टर्स बता दिए अच्छे से। इसके बाद आपने लिखना है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में आप सीख चुके हैं तो समझ में भी आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट फैक्टर लिखो, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, तीसरा फैक्टर है, फैक्टर है ये, बॉन्ड लेंथ के अंदर ही चल रहा है। बॉन्ड लेंथ को हम देख रहे हैं ना, कब कब अफेक्ट होती है बॉन्ड लेंथ, तो एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होगी, मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, चेंज होगी एटम्स के बीच में बॉन्ड की, तो बॉन्ड लेंथ अफेक्ट होगी। अब है नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे 3 केसेस लिख रहा हूँ मैं आपको। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करना है मुझे। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी है sp2 और इसकी है sp। क्वेश्चन है किस कौन सी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। इधर s कैरेक्टर है 25%, इधर s कैरेक्टर है 50%, सॉरी 50 नहीं 33, और इधर है 50%। जिसमें जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ही छोटा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और जितना छोटा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं इनमें बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे छोटी होगी, तो ये बड़ी होगी, ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। ठीक है ना, तो ये लाइन फटाफट से उसको तारीख लाइन लिख लो। पहले ये उतारो, फिर एक लाइन ऐड करानी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी बॉन्ड एंथैल्पी। जल्दी लिखो। एज एन एस ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज, एज एन एस ऑर्बिटल, इसके साथ लिखना है, इस वाले कंटेंट के साथ लिखना है। एज एन एस ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज, एज एन एस ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखी ना आपने अभी तक? अच्छा, तो मुझे लगा हाइब्रिडाइजेशन देख ली। थोड़ा बहुत आइडिया है इसका? ये इसी चैप्टर नहीं, ये नहीं कराया ना एसपी वगैरह, मुझे लगा हाइब्रिडाइजेशन मैंने करा दिया, इसलिए मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे, 1-2 टॉपिक बाद आ जाएगा और इम्पॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये वर्ड मैंने यूज़ करा हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराया शायद, अभी नहीं पहुँचे हैं। टॉपिक है प्रॉपर, तो सिंपल वर्ड्स में समझ लो, ये sp, sp2, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल से जो मिलकर बनता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है, 2 या 2 से ज़्यादा। तो देखो ना इधर एक s का और एक p का, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल बना रहे हैं। इधर एक s का 2 p का, और इधर एक s का 3 p के। तो मैंने कहा s कैरेक्टर फाइंड कर लो। जब टोटल यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है तो s 50% होगा। यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल है, 100 को 3 से डिवाइड कर दो 33.33। इधर टोटल 4 ऑर्बिटल है, 100 को 4 से डिवाइड कर दो 25%। बाकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, 1-2 क्लासेस बाद आएगा उसका टर्म। ठीक है जी, तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो आप क्या लिख रहे थे? एज एन s ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज,
greater the s character as an s orbital is smaller in size, greater the s character, shorter is the hybrid orbital. Shorter is the hybrid orbital. And hence shorter is the bond length. And hence shorter is the bond length. ठीक है जी, कुछ आया समझ में? कुछ आया समझ में? क्या क्या टॉपिक्स हमने डिस्कस करें आज? पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, जीरो ओवरलैप। पॉजिटिव के अंदर क्या बताया था? सेम फेज वाले ओवरलैप करते हैं, प्लस प्लस से माइनस माइनस से। नेगेटिव में क्या बताया? अपोजिट फेज वाले ओवरलैप करते हैं, प्लस माइनस से या माइनस प्लस से। और जीरो ओवरलैप के अंदर कोई ओवरलैपिंग ही नहीं होती है। ठीक है जी, 3 केसेस ये देखे। उसके बाद हमने क्या देखा था? एनर्जी की टर्म्स में हमने हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन देखा और हीलियम के बीच में नॉन बॉन्ड फॉर्मेशन देखा। उसके बाद हमने हेडिंग डाली सम इंपॉर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ टर्म्स आप लोगों को डिस्कस करनी है। तो पहले हमने डिस्कस करी बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ के अंदर मैंने आपको क्या डिफाइन करा? न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ माना जाता है। ठीक, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ देखा, और उसमें 3 फैक्टर्स देखे। पहला देखा साइज ऑफ द एटम का साइज जितना बढ़ जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी घट जाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब आपको पता है, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो उसे बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। दूसरा फैक्टर हमने क्या देखा? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अगर 2 एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे, जिसको बॉन्ड ऑर्डर भी बोला जाता है, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज बेसिकली है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन दी एटम्स। तो 2 एटम्स के बीच में अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएगा, तो एटम्स पास आ जाते हैं। भाई लाइफ का भी यही रूल है। किसी 2 पर्सन्स के बीच में अगर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, जितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है वो उतने ही बेस्ट फ्रेंड या एक क्लोज रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लाइफ का भी यही रूल है ना? तो इधर भी वही है, दोनों एटम्स क्लोज रिलेशनशिप में आ गए हैं क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्डिंग बढ़ गई है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, एटम पास आ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। तीसरा फैक्टर देखा हमने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल वे में बता देता हूँ, अभी डीप में नहीं डिस्कस कर पाएंगे अभी। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन करके एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है जी, तो 3 केसेस मैंने देखे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के, हाइब्रिडाइजेशन के। और भी होते हैं इनके अलावा, sp, sp2, sp3 के अलावा भी होते हैं, बट वो हम नहीं देख रहे हैं अभी। कुछ तो देखने ही नहीं है, हायर स्टडीज़ में देखने हैं। sp के अंदर 50% s कैरेक्टर है, मतलब 50% s ऑर्बिटल प्रेजेंट है। sp2 के अंदर 33.33% प्रेजेंट है, और sp3 के अंदर 25% प्रेजेंट है s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल का साइज छोटा है, और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जितना परसेंट s ऑर्बिटल का होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटा हो जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटा हो गया तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी निकली? सबसे बड़ी इसकी निकली, सबसे छोटी इसकी निकली। ठीक है ना? तो आज यहीं रोकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।